आज हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ अमूमन हम सामान्य स्थितियों में आना नहीं चाहेंगे। कुछ जगह होती है ना, जैसे थाना होता है, हॉस्पिटल होता है, कोर्ट होता है, अमूमन आदमी देखता है कि ना जाना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। आज हम राजसमंद के कोर्ट परिसर में हैं और यहाँ आने का कारण ये है कि अभी यहाँ तमाम चुनावी प्रक्रिया चल रही है, चुनावी कवायदें चल रही है और इन चुनावों के माध्यम से अगला बार एसोसिएशन अध्यक्ष चुना जाना है। दो चेहरे एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से एक का नाम होता है जयदेव कच्छावा और दूसरा नाम होता है ललित साहू। तो चलिए दोनों से ही बात करते हो, जानते हैं आखिर उनके मुद्दे क्या है। तो अभी हमारे साथ जो तमाम ये भागदौड़ हो रही है बार एसोसिएशन को चुनाव को लेकर, उनमें से एक चेहरा जो बार एसोसिएशन के लिए नया नहीं है, जयदेव जी कच्छावा, इस बार फिर से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप एक लंबा कार्यकाल पहले पूरा कर चुके हैं, लगातार कई बार आप यहाँ अध्यक्ष रहे हैं। ऐसा क्या लगा कि एक बार फिर से मैं दावेदारी करता हूँ? इसमें मैंने ये सोच के दावेदारी की है, मैं जिस विचारधारा की पार्टी से का कार्यकर्ता हूँ, उसकी अभी राजस्थान में सरकार है और मैं कुछ बार एसोसिएशन राजसमंद के लिए और बार एसोसिएशन राजसमंद के सम्मानित सदस्यगण अधिवक्ताओं के लिए और राजसमंद की जनता के लिए कुछ कर सकूं। पिछली बार मैंने एनए एक्ट कोर्ट के लिए प्रयास किया था, चेक अनादन वाली कोर्ट के लिए, वो कोर्ट खुली है। इस बार बजट में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने बहुत सारी अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी घोषणाएं की है। अभी एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के लिए पूरे राजस्थान के अधिवक्ता संघर्षरत थे। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने वो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल भी पास करवाया है। मेरा ये मानना है, पिछली बार भी मैं 5 बार बार एसोसिएशन राजसमंद का अध्यक्ष रहा हूँ। सभी हमारे सम्मानित अधिवक्ताओं ने मुझे वोट दिए, मेरे को जिताया। मैंने हर वक्त हर संभव ये प्रयास किया, मैं अधिवक्ताओं के हित के लिए हमेशा संघर्षरत रहूँ। जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ी, जब भी अधिवक्ता भाइयों को बहनों को मेरी ज़रूरत पड़ी, उन्होंने जब भी मुझे याद किया, मैं हाजिर रहा। किसी भी प्रकार से चाहे कुछ भी काम हो, मैं हमेशा अधिवक्ता भाइयों के लिए संघर्षरत रहा हूँ। आप बता रहे हैं कि आप 5 बार पूर्व में रह चुके हैं, 6ठी बार पुनः इस दावेदारी के मैदान में हैं। इस बार ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि हाँ, अगर मेरे को वापस मौका मिला तो मैं इन मुद्दों पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँगा, इन मुद्दों को मेरी प्राथमिकता रहेगी? जैसा कि सभी जानते हैं, राजस्थान में जो सरकार है, अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लोक कल्याणकारी बजट आया है और भी जो श्रीमान मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने कहा है कि आपको जो कुछ भी समस्या हो वो आप मेरे सामने लाइए, मैं उसका निराकरण करूंगा। हमारे अधिवक्ताओं के, राजसमंद बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के एक पहले यहाँ लेबर कोर्ट चलती थी। ये माइनिंग एरिया है, यहाँ पे दुर्घटनाएं होती रहती है। मजदूरों को, बेचारे जो गरीब लोग होते हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको कंपनसेशन दिलाने के लिए लेबर कोर्ट चलती थी। वो लेबर कोर्ट भिलवाड़ा चली गई, करीब 300-400 फाइलें वहाँ भिलवाड़ा ट्रांसफ़र हो गई। मेरा प्रथम ये रहेगा कि मैं लेबर कोर्ट को पुनः यहाँ राजसमंद में स्थापित करूँ, जिससे गरीब जनता का भला हो सके। दूसरा यह है कि मेरे एक निवेदन पर माननीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने, माननीय अशोक जी गहलोत ने पिछले साल एनए एक्ट की कोर्ट खोली थी। एनए एक्ट कोर्ट में अभी करीब 6500 प्रकरण लंबित है। एक एनए एक्ट की कोर्ट की और आवश्यकता है, ताकि सबको सुचारू रूप से और सुगम और सरल और समय पर न्याय मिल सके। मेरा दूसरा प्रयास ये रहेगा कि मैं एक एनए एक्ट की कोर्ट की स्थापना करूं। 5 लाख से ऊपर के जो प्रकरण होते हैं, बैंकिंग मामले, वो सब फाइलें कॉमर्शियल कोर्ट की भिलवाड़ा ट्रांसफ़र हो गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब से निवेदन करूंगा कि राजसमंद की जनता के लिए और अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कॉमर्शियल कोर्ट की पुनः राजसमंद में स्थापना की जाए। बार भवन, ये आप जो भी बार भवन हमारा देख रहे हो, ये अभी जर्जर अवस्था में है। इसका हमने पहले पूर्ववर्ती अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष जी हर्षवर्धन सिंह राठौड़ ने, हमारे जो डीजे साहब हैं, उनको बताया, उन्होंने इसका पूरा खाका तैयार किया है। हमारी ये प्राथमिकता है कम से कम 500 अधिवक्ताओं के बैठने के लिए एक हॉल और एक सुसज्जित लाइब्रेरी की स्थापना हो सके।
ये मूलभूत चीज़ें बता रहे हैं आप। चलिए, इन सब को हमने जाना कि आपने पहले की कुछ बातें बताई, वर्तमान में आपके क्या दावे हैं। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 5 बार आप रह लिए, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि यार 5 बार चुनाव लड़ लिया हूँ, वापस छठी बार हूँ, तो यूँ मन में यूँ नहीं लगता कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा कुछ तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को हर बार हमारे अधिवक्ता भाइयों ने, साथियों ने और मेरे वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने मुझ पर आशीर्वाद रखा है, मेरा समर्थन किया है और मुझे भारी मतों से जिताया है। और मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा हूँ और आगे भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयत्न करूँगा। मैं मतलब चुनाव ऐसा हो रहा है, चुनाव के क्योंकि एक दोनों दावेदारों को मैं देखता हूँ, तो एक दावेदार तो ऐसा है जो छठी बार मैदान में और एक दावेदार शायद पहली बार मैदान में है। तो ये अपने आप में एक रोचक लड़ाई हो रही है थोड़ी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चुनाव जीत के आया हूँ, मेरे को किसी ने मनोनीत नहीं किया है। मैं हर बार चुनाव लड़ा हूँ, चुनाव जीता हूँ और सभी अधिवक्ता साथियों के, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के आशीर्वाद से जीता हूँ। और मैंने कुछ कार्य किए होंगे या उन अधिवक्ताओं को, जो वरिष्ठ अधिवक्ता है, उनको लगा होगा कि नहीं जयदेव कछावा कुछ काम करता है, तो मेरे को जिताया। जयदेव जी के पास ऐसा कौन सा जादू है कि 5 बार जीत के आ गए? नहीं, जादू नहीं है। मेरा क्या एक ही है, केवल कर्म करता हूँ, मैं कार्य करता हूँ और काम करने में विश्वास रखता हूँ। मैं अधिवक्ता साथियों के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर था, तत्पर हूँ और तत्पर रहूँगा। आखिरी सवाल, क्या लगता है परिणाम क्या रहने वाला है? परिणाम सुखद ही होगा। सुखद ही होगा। बड़ी आखिर में आते आते थोड़ा सा मेरे को राजनेता की झलक भी दिखी। चलिए, अब दूसरे दावेदार ललित जी साहू, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मुद्दे क्या है। तो दूसरे दावेदार तक भी हम पहुंच गए हैं और कोशिश कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, बार एसोसिएशन में बैठे हैं, पीछे किताबों के माध्यम से ये पूरा वातावरण बना रहे हैं कि कानून के बीच में कानून की बातें कानून के लोगों से कर रहे हैं और कानून के लोग इन दिनों चुनाव की तमाम भागदौड़ में लगे हुए हैं। तो पहले तो मेरा पहला सवाल ये है कि क्या जची ऐसी ललित जी को? जब देखते हैं तब ऐसा लगता नहीं है ललित जी दूर से देखकर ये मतलब वो किंग मेकर वाली भूमिका में अमूमन मेरे को महसूस होता है। इस बार क्या हुआ कि मैदान में आना पड़ रहा है? किसी भी चीज़ की दुर्दशा का दर्द जब अंदर प्रकट होता है जी। और वो जब पीड़ बन करके बाहर निकलने की कोशिश करता है और अन्य कोई आपको नहीं लगता है कि अन्य कोई सामने नहीं आ रहा है, तो चुनाव में रुचि न होते हुए भी उस पीड़ा को दूर करने के लिए बाहर की जो समस्या है जो सामने दिख रही है, जैसे आप अंदर प्रवेश किया होगा तो आपने देखा होगा कि छत के ऊपर कच्ची सीमेंट पोत रखी है। बाहर जब आप निकलेंगे तो सरिया लटक रहा है, उससे टकरा करके घायल हो जाएंगे हम लोग। इस प्रकार की दुर्दशा बार एसोसिएशन की रॉयल बिजनेस है, रॉयल प्रोफेशन के लोग हैं, समर्थ लोग हैं, लेकिन उनके प्रोफेशन की, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की लगातार अवनति होती रही है। तो इसकी पीड़ा का दर्द मुझे प्रेरित करता है कि क्यों ना मैं आगे आकर के ये जो सारी समस्याएं दिख रही है इनको मैं दूर कर पाऊँ। यही उद्देश्य के लिए मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। पहला उद्देश्य तो आपने बताया कहीं एक पीड़ा हुई, मगर क्योंकि अभी हमने आपके जो प्रतिद्वंदी है या यूँ कहूँ कि सामने की तरफ जो प्रत्याशी है उनसे भी बात की, तो उनका ये कहना था कि क्योंकि मैं उस राजनीतिक दल की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ हूँ जो अभी सत्ता में है, तो मेरे में उन तमाम समस्याओं को समाधान की ज़्यादा अच्छी स्थिति में हूँ। तो फिर उस स्थिति से आप कैसे मुकाबला करेंगे? जी देखिए, सामान्यतया तो मैं आपसे निवेदन करूं कि हमारा जो ये बार एसोसिएशन है राजनीति से मुक्त है। हम सभी एक पारिवारिक संगठन के रूप में है। हमारे लिए ना तो बीजेपी ना कांग्रेस इस प्रकार की कोई राजनीतिक द्वेषता, दुर्भावना हमारे सदस्यों के बीच में एक दूसरे में कहीं पर भी नहीं है। प्रत्येक राज्य सरकार, वो बीजेपी की आएगी, कांग्रेस की आएगी, वो सभी वकीलों के लिए काम करने के लिए उनके पास जाने की देरी है। कोई भी जाएगा। आप देखिए कि जयदेव जी जो पहले अध्यक्ष रह चुके हैं 5 बार, वो इस सरकार आने के बाद में 3 बार अध्यक्ष रहे हुए हैं। इन 3 वर्षों में क्या राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा एक भी नया काम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हुआ क्या? अब जब आज वो आकर के कहते हैं, जब 6 महीने रहे हैं, सारी तरफ हवा है हमको किस प्रकार की राजनीति आने वाली है हमारे, ऐसे में डूबते जहाज़ में सवारी यहाँ पर कोई अधिवक्ता करने वाला नहीं है। और उनके पास समय था, 3 वर्ष थे उनके पास में, उन्होंने उस समय कुछ भी नहीं किया, किसी प्रकार की कोई सरकारी सहायता ला करके। मैं आपसे निवेदन करूं कि आज से 10 वर्ष पूर्व प्रजीत जी अध्यक्ष रहे, यशवंत जी भाई साहब अध्यक्ष रहे, उन्होंने अपने प्रयत्नों से जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया। स्वर्गीय किरण जी ने, ये जो बार रूम दिख रहा है इसके पीछे बड़ा सा कमरा जो हमारा कंप्यूटर रूम है, उन्होंने, किरण जी ने, यशवंत जी भाई साहब ने संपर्क किया और किरण जी से उन्होंने ये काम करवाया। प्रजीत जी ने जन सहयोग से, यहाँ पर हमको बहुत सारे इक्विपमेंट लगे हुए दिखते हैं, वो प्रजीत जी भाई साहब ने जन संपर्क से जनता के माध्यम से यहाँ पे लगवाए।
इतने वर्षों तक मुझे लगता है पिछले 8 वर्षों में किसी भी जनप्रतिनिधि से कोई संपर्क नहीं किया गया। उनका एक पैसा उनके फंड का इस बार में नहीं आया है। तो मेरा निवेदन ये है कि ये इस प्रकार का एक चुनावी स्टंट है केवल। चुनावी स्टंट तो आप बता रहे हैं, मगर बातें ये भी निकल कर आ रही है, चलिए आप ये कह रहे हैं कि राजसमंद में जनप्रतिनिधियों के द्वारा उस तरह से ये नहीं हुई, मगर ये कहना है कि विधानसभा स्तर पर अगर देखें तो हाल ही में कांग्रेस सरकार ने एक एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पास किया है, तो ये एक उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। जी, इसके लिए मैं राज्य सरकार का बहुत बहुत आभारी हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। राजसमंद के सारे अधिवक्ताओं की तरफ से मैं माननीय अशोक जी गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार का इसके रूप में विशेष रूप से उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लेकिन आपको इस तरफ ध्यान होगा कि क्या ये एक्ट केवल राजस्थान सरकार के चाहने से हुआ? आप विपक्ष में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने इसका विरोध किया। उल्टा राजस्थान सरकार ने इसको इस प्रकार का पंगु एक बिल पेश किया जिससे अधिवक्ताओं को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं था। उन्होंने ये कहा कि केवल कोर्ट परिसर में अगर कोई व्यक्ति हमला करता है तो उसके लिए प्रोटेक्शन है। क्या अधिवक्ता केवल कोर्ट में काम करता है? क्या आरटीओ में हमारे बंधु काम नहीं करते? क्या सब रजिस्ट्रार में नहीं होता क्या ये काम? टैक्स वाले जो बंधु हैं हमारे, जो टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं, क्या जब वो डिपार्टमेंट में जाएंगे उनके साथ में कोई हमला हो जाएगा तो उनको ये प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए क्या? तो ये सारी आवाज़ हमने भी उठाई और विपक्ष ने भी कहा कि इस प्रकार का पंगु बिल हमारे को नहीं चाहिए, सशक्त बिल अधिवक्ताओं के पक्ष में होना चाहिए। तो मैं अशोक जी गहलोत को धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ विपक्षी पार्टियों ने जो इसके लिए हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला करके सहयोग किया है, मैं उनका भी आभारी और उनको भी धन्यवाद देता हूं। मुझे ये बताइए कि क्या क्या मुद्दे रहने वाले, अगर आपके इस चुनाव में जा रहे हैं तो प्रमुख मुद्दे कौन से हैं कि मैं अगर मेरे को मौका मिलता है तो फिर मेरे सबसे प्राथमिकताओं में ये काम होंगे? देखिए, बार का इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग जर्जर अवस्था में है। बिल्डिंग है वो नाकारा साबित हो चुकी है, लेकिन उसका किसी प्रकार का आज तक कुछ भी नहीं किया गया। तो मेरा पहला प्रयत्न होगा कि बार का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक ढंग से स्थापित किया जाए। रेवेन्यू न्यायालय जो है, राजस्व न्यायालय, उनमें हजारों की मात्रा में केस पेंडिंग है। ऑफिसर्स आते हैं, केवल हमारे वर्ष भर में जो यहाँ पर अधिकारी रहे उन्होंने एक भी फैसला नहीं किया, केवल हाजिरी भरते रहे, रोजाना वकीलों की हाजिरी भरते, और जिस दिन कोई वकील नहीं जाता उसका केस वहाँ पे खारिज कर देते, ना उपस्थिति में, अनुपस्थिति में खारिज कर देते। यहाँ के अधिवक्ता परेशान हो रहे 3 वर्ष से, लेकिन किसी की ये जहमत नहीं उठाई कि उस अधिकारी से मिल करके बात की जाए कि भाई आप खारिज क्यों कर रहे हैं। अधिवक्ताओं को जो तकलीफ है उनको पहुँचाया नहीं जा रहा। तो मैं एक सशक्त माध्यम बनूंगा। इस प्रकार की हम लोग एक स्थिति डेवलप करेंगे कि न्यायिक अधिकारी न्यायालय में बैठे, वो हमारी फाइलों पर ध्यान देवे, और जनता जो इस न्यायालय के कार्य देरी के कारण, डिले के कारण जो परेशान हो रही है, अगर आप देखें तो अगर डिले करते हैं न्यायालय में, जस्टिस में, जस्टिस डिले इज़ नॉट जस्टिस सर, इस प्रकार की एक कहावत है हमारे यहाँ पे कि आप डिले करते हैं तो वो जस्टिस है ही नहीं। तो इसके ऊपर मैं प्रयत्न करूँगा। साथ में आप अभी यहाँ देखेंगे तो एक शौचालय है पीछे, उसका दरवाज़ा टूटा हुआ पिछले 3 वर्षों से उसी शौचालय में पड़ा हुआ है। महिला अधिवक्ता को अगर शौचालय जाना है, प्राइवेसी रखनी है, उनको रेस्ट करना है, देयर इज़ नो टॉयलेट इन दिस कोर्ट रूम। बार रूम में कोई भी महिलाओं के लिए पृथक से शौचालय नहीं है। जबकि आप देखिए, छोटी से छोटी संस्था होगी तो वहाँ पर भी एक छोटा सा टॉयलेट भी महिलाओं के लिए बनाया जाएगा। हमारे यहाँ पर 20 हमारी कम से कम महिला बहनें हैं जो अधिवक्ता हैं, उनके लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं क्या हमको, तो ये व्यवस्था हमको लंबे समय से। आप देखिए, एंटी करप्शन जो डिपार्टमेंट का हमारा जो न्यायालय है, लेबर कोर्ट है, यहाँ के पास है, लेकिन एंटी करप्शन हमारा उदयपुर से संचालित हो रहा है और लेबर कोर्ट है वो भीलवाड़ा से हो रहा है। ये इन्हीं के कार्यकाल में गए, पुराने जो 8 वर्षों से कह रहे हैं कि हम लोग इतने वर्ष रहे, इन्हीं के कार्यकाल में यहाँ से लेके चले गए। अब यहाँ का अधिवक्ता लेबर कोर्ट के केस है वो भीलवाड़ा जाकर लड़ रहा है, यहाँ का अधिवक्ता एंटी करप्शन का कोर्ट वहाँ पर है तो उदयपुर जाके लड़ रहा है। अब आप देखिए, इनके कार्यकाल में गए, कोई प्रयत्न नहीं हुआ कि यहाँ पे, और उपलब्धि के लिए कहते हैं कि हम लोग ले आएंगे। अरे जो गया उसको तो आप ले नहीं पाए और फिर आप कहते हैं ले आएंगे। तो मेरा यह प्रयत्न होगा कि ये जो कोर्ट हैं इनको मैं वापस यहाँ से ले आऊँ। नेक्स्ट सर, सारे दिन भर बैठने का काम है, दिमाग का काम है, तो ऐसे व्यक्ति को, अधिवक्ताओं को शारीरिक की आवश्यकता रहती है। तो जैसे स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो हम कहते हैं, इस प्रकार की छोटे इंडोर गेम और वॉलीबॉल का अधिवक्ताओं की मांग है। तो यहाँ पर ये जो परिसर है इसकी साफ़ सफाई करवा के हम वॉलीबॉल का एक मैदान, आप भी नेशनल स्तर के खिलाड़ी हैं, तो
तो उनके वॉलीबॉल का एक वहाँ पर कोर्ट स्थापित करना है मुझे, और इंडोर गेम्स के लिए ये व्यवस्था करनी है। अब आप देखिए कि यहाँ पर अगर आप 276 वकील हैं हमारे, उनमें से 50% की अगर आप इनकम देखेंगे तो मुश्किल से 15 से 20 हज़ार रुपये मासिक कमाते हैं वो। तो क्या केवल उनके लिए किताब लाना पर्याप्त है क्या? क्या उनके आर्थिक उन्नयन के लिए आर्थिक नए उनके रास्ते खोले जाएं, इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए क्या? तो इसके लिए हमारा निवेदन है कि हम RTO आप देखिए उदयपुर में और भीलवाड़ा में लगभग 25% एडवोकेट्स जो हैं वो लोग RTO और सब रजिस्ट्रार की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर एक भी आज वकील जो है RTO की प्रैक्टिस नहीं करता। हम बात करेंगे RTO साहब से। ये सूची बड़ी लंबी है, ये क्या एक वर्ष में आपको लगता है कि आपको मौका मिलता है तो पूरी हो सकती है? ये सूची लंबी लगती है, लेकिन करने वाले के लिए लंबी नहीं है। अब आप देखिए, मैं एक कानून की बात बताता हूँ, हिंदू सक्सेशन लॉ पर माननीय विभिन्न हाई कोर्टों ने और माननीय सुप्रीम कोर्टों ने इतनी सारी रूलिंगें दी हैं कि जो एक दूसरे से कंट्राडिक्शन है। आज यहाँ के सीनियर अधिवक्ता को पूछो गए कि आपके हिंदू में सक्सेशन एक्ट के तहत बेटी का अपने विरासत में कितना अधिकार मिलेगा, तो दोनों राय बताएंगे वो, क्योंकि क्लियर नहीं है। अब इसको क्लियर करने के लिए कौन होना चाहिए? सारे जो नए अधिवक्ता हैं वो पेशो पेश में मैं ये रूलिंग पेश करूँ, ये रूलिंग पेश करूँ। तो हमने इसका प्रबंध करने के लिए कहा, मैंने बात कर रखी है, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के वकील जो विधि विशेषज्ञ के रूप में पूरे भारत में मान्यता रखते हैं, उन लोगों से बात की कि आप यहाँ पर अपना एक सेशन दीजिए मुझे। अगर एक्सपेंसिव होगा तो उनको ऑनलाइन माध्यम से हम जोड़ेंगे और उनका पूरा सेशन रहेगा। हिंदू सक्सेशन एक्ट उदाहरण बता रहा हूँ, सभी अधिवक्ता जानते हैं, इस पर तकलीफ है हमको। फौजदारी के अनेकों विषय, लास्ट सीन थ्योरी है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जब तक लिंक टू लिंक नहीं जुड़ेगा तब तक किसी को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, एक्विटल किस केस में होगा। इस प्रकार की जो रूलिंग्स हैं, इस प्रकार के जो सिद्धहस्त अधिवक्ता हैं, उनका मार्गदर्शन नए अधिवक्ताओं को मिलेगा। आप देखिए कि क्या मैं किताब पढ़ लूँ तो उससे मेरी वकालत अच्छी चल जाएगी क्या? ये जो समय आया है वकीलों को अपडेट होने का आया है। पूरे विश्व भर से अधिवक्ता समुदाय, क्योंकि भारतीय सरकार ने अभी एक्ट पास कर दिया, दूसरे विश्व से वकील यहाँ पे आएंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो अधिवक्ता को अपडेट रहना पड़ेगा। अपडेट रहने के साथ साथ में कि नए लोग क्या हो रहे हैं, तो उनकी लगातार सेमिनारें हम करेंगे। सरकार क्या परिपत्र जारी कर रही है किसी कानून के ऊपर, उन सब की लेटेस्ट जानकारी रखेंगे, तो हम अधिवक्ता जो बाहर से लोग आने वाले हैं हमारे मुकाबले, उनका मुकाबला कर पाएंगे। ऐसा लग रहा है कि कागजों पर तो पूरी तैयारी है, एकदम कंप्लीट, तमाम चीज़ें बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। मगर ये जो चुनाव अमूमन होते हैं ना, दूसरे हम देखते हैं अलग अलग चुनाव, तो उसमें भी अंदर अंदर कई जोड़ तोड़ चलते हैं। तो वकीलों वाले चुनाव में भी ऐसे कुछ जोड़ तोड़ लगाने पड़ते हैं क्या? मैं सर्वप्रथम सर आपसे स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी के विरुद्ध खड़ा ही नहीं हूं, चुनाव लड़ ही नहीं रहा हूं। लड़ने का अर्थ है कि एक दूसरा व्यक्ति वहां पे खड़ा है जिससे मुझसे लड़ना है। मैं केवल चुनाव में भाग ले रहा हूं। ये जो सारे सदस्य, हमारे माननीय सदस्य, इनको केवल चुनाव करना है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जयदेव जी भाई साहब भी खड़े हैं, उनमें से जो सदस्य हैं उनमें से हम दोनों में से एक चुनाव करना। देयर इज़ नो फाइट इन बार रूम। किसी हमारा पारिवारिक संगठन पर यूँ एज ए कैंडिडेट यूँ माने कि आप पहली बार चुनाव में भागीदारी कर रहे हैं और सामने जो है वो 5 बार तो जीत चुके हैं और 6ठी बार मैदान में, तो यूँ नहीं लगता कि यार बहुत अनुभवी खिलाड़ी है, क्या होगा क्या नहीं होगा? पुराने क्षत्रप हमने देखे हैं, भारतीय राजनीति में भी हमने देखे जो वर्षों तक रहे। ज्योति बसु का नाम लिया जाता है कि इतने समय तक रहे, आज उनका नामो निशान दिखता है क्या? बिल्कुल नए खिलाड़ी आए वहाँ पर सामने, और एक बार में हटे वो लोग भी। नया व्यक्ति आता है, नई ऊर्जा के साथ में आता है, नए विचारों के साथ में आता है, तो ठहरा हुआ पानी है वो बदबू भी देता है, गंदगी भी करता है और कहीं ना कहीं वातावरण को कलुषित भी करता है। नया पानी आएगा, वो नए विचारों के साथ में आएगा, नई ताजगी के साथ में आएगा, तो सभी को उसका फ़ायदा मिलेगा। आपसे पहले मैंने जयदेव जी से बात की थी, उनको मैंने आखिरी सवाल एक पूछा था, वही मैं आपके लिए भी लेके आता हूँ। उनको मैंने पूछा था आखिर क्या होगा परिणाम, उन्होंने कहा परिणाम सुखद होगा। ललित जी साहू का क्या कहना है? निश्चित रूप से सुखद होगा, अच्छे समाचार मिलेंगे आपको, आप और हम सब खुश होंगे। जो प्रत्येक बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जो कामना रहती है, आप देखिए एक बार में जो बहुजन हैं, बड़ी मात्रा में जो लोग हैं, वो खुश होंगे। तो देखिए, आप जब वकीलों से बात करते तो ये लोग इतने अनुभवी होते हैं कि मुझे भी चीज़ें सोच सोच के बात करनी पड़ती है कि आखिर किस प्रकार से चीज़ों को आगे बढ़ाए। मगर दोनों ही पक्षों से बात की और जब आखिर में जो एक क्या कहते हैं ध्येय वाक्य निकल कर आया है कि सब कुछ सुखद होगा, तो हम उस
सुखद पक्ष को, उन तमाम परिणामों को भी आप तक लेकर आएंगे। आज हमने कोशिश की है कि दोनों ही पक्षों के साथ बैठें, उनसे उनके मुद्दे जानें और आखिर आप तक भी ये तमाम चीज़ें पहुँचाएं कि आखिर ये जो चुनावी प्रक्रिया होती है इसमें विषय भी होते हैं कई बार, क्योंकि ये कोर्ट रूम के अंदर होती है, ये बाहर इस परिसर के अंदर होती है, तो आम अमूमन लोगों तक विषय पहुँचते ही नहीं है। तो ये हम यूँ मानिए कि यहाँ अंदर के परिसर से ज़्यादा बाहर के लोगों तक ये विषय पहुँचा रहे हैं कि किस प्रकार से मुद्दे होते हैं, उन किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़े जाते हैं। तो आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी, और इसमें अगर आपको और भी कुछ लगता है, कुछ चीज़ें हमको हमारे माध्यम से आनी चाहिए, तो वो भी हम बताइएगा, हम लेकर आएंगे। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।